जय हिंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में अपन ने प्रभावकारी लंबाई देखी। प्रभावकारी लंबाई अपन पढ़ चुके हैं। प्रभावकारी लंबाई का मात्रक बता दिया था मैंने आपको। प्रभावकारी लंबाई का मात्रक एम्पियर इंटू मीटर होता है। एम्पियर इंटू मीटर होता है। ठीक है। अब विमा देख लेते हैं प्रभावकारी लंबाई की विमा कितनी होती है। एम्पियर ए, मीटर लंबाई एल, तो ए एल, ठीक है, या A1 L1 होती है। ये हो गई प्रभावकारी लंबाई कंप्लीट। इसके बाद इसी से जुड़ी हुई एक छोटी सी परिभाषा है, चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण ये क्या होता है? कैपिटल M से दर्शाते हैं इसे। सूत्र लिख दें। कैपिटल M बराबर होता है स्मॉल m इंटू में 2L। स्मॉल m पढ़ चुके हैं, ध्रुव प्रबलता है, और 2L भी पढ़ चुके हैं, ये प्रभावकारी लंबाई है। यानी किसी चुंबक की ध्रुव प्रबलता और उसकी प्रभावकारी लंबाई का गुणनफल चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, यही परिभाषा है। स्मॉल m अपन पढ़ चुके हैं। स्मॉल m ध्रुव प्रबलता होती है। आकर्षण या प्रतिकर्षण क्षमता को ध्रुव प्रबलता कहा जाता है, पढ़ चुके हैं। 2L प्रभावकारी लंबाई होती है। तो किसी चुंबक की ध्रुव प्रबलता और उसकी प्रभावकारी लंबाई का गुणनफल चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं और नीचे ये सूत्र लिख देंगे, कैपिटल M बराबर स्मॉल m इंटू 2L। इस सूत्र का उपयोग आगे किया जाएगा। आगे अपने को जहां पर भी स्मॉल m इंटू 2L मिलेगा उसकी जगह अपन कैपिटल M रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए मात्रक देख लेते हैं इसका। SI पद्धति में मात्रक ध्रुव प्रबलता का मात्रक एम्पियर इंटू मीटर होता है, हमें पता है, एम्पियर इंटू मीटर। ध्रुव प्रबलता का मात्रक एम्पियर इंटू मीटर। 2L प्रभावकारी लंबाई, इसका मात्रक भी मीटर। यानी सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा? एम्पियर इंटू मीटर का गुणा मीटर में करेंगे, मीटर स्क्वायर। तो इसका SI पद्धति में मात्रक एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, विमा देख लेते हैं। विमा क्या हो जाएगी? तो विमा मात्रक से ही निकाल लें, एम्पियर ए, मीटर लंबाई एल स्क्वायर, ये हो जाएगा इसकी विमा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया चुंबकीय आघूर्ण। अब कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं और हैं चुंबक से जुड़ी हुई, वो और देखते हैं अपन। ये ध्यान रखना, पूछी जाती हैं आपसे, एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट, ध्रुव देख लेते हैं सबसे पहले कि चुंबकीय ध्रुव क्या होते हैं। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। चुंबकीय ध्रुव, और अपन प्रभावकारी लंबाई में पढ़ चुके हैं, ध्रुव सिरों के पास स्थित नहीं होते, मतलब सिरों पर ही स्थित नहीं होते, सिरों के थोड़ा सा पास स्थित, अंदर उत्तरी ध्रुव होगा और यहाँ दक्षिणी ध्रुव, बिल्कुल किनारे स्थित नहीं होगा। ठीक है, किसी भी चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव दूसरा दक्षिणी ध्रुव होता है, और सिरों से थोड़ा सा अंदर की ओर, यानी सिरों के पास स्थित होता है। तो चुंबकीय ध्रुव होते क्या हैं? चुंबक के सिरों के पास स्थित वे बिंदु, एक बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु ये हो गया। चुंबक के सिरों के पास स्थित वे बिंदु जिन पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान, या जिस पर चुंबकत्व का मान, अभी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता छोड़ दीजिए क्या होती है वो आगे देखें, जिस पर चुंबकत्व का मान अधिक होता है, चुंबकीय ध्रुव कहलाते हैं। फिर से सुन लीजिए, किसी चुंबक के सिरों के पास स्थित वे ध्रुव जिन पर चुंबकत्व का मान अधिक होता है, चुंबकीय ध्रुव कहलाते हैं। फुल स्टॉप। यानी अगर अपन किसी चुंबकीय पदार्थ को, इनके मान लो ये कोई लोहा वगैरह और ये चुंबक रखी है, अगर यहाँ पर लेके आएंगे तो बहुत ताकत के साथ ये चिपक जाएगा। ऐसे यहाँ लेके आ रहा हो, बहुत ताकत के साथ चिपक जाएगा। लेकिन मान लो बीच में ले जाए, यहाँ पर लोहे को बीच में ले जाए, तो ये उतनी ताकत के साथ नहीं चिपकेगा। जितनी ताकत से यहाँ पर चिपकेगा या जितनी ताकत से यहाँ पर चिपकेगा, उतनी ताकत के साथ यहाँ पर नहीं चिपकेगा। क्यों नहीं चिपकेगा? क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर, यानी सिरों पर, उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर चुंबकत्व का मान अधिक होता है। अब ये अधिक क्यों होता है वो अपन आगे पढ़ेंगे, जब चुंबकीय बल रेखाएं पढ़ेंगे वहां पर देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल परिभाषा है चुंबकीय ध्रुव की कि किसी चुंबक के सिरों के पास स्थित वे बिंदु जिन पर चुंबकत्व का मान अधिक होता है, चुंबकीय ध्रुव कहलाते हैं। फुल स्टॉप। दो तरीके के होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव दूसरा दक्षिणी ध्रुव, एक नॉर्थ पोल दूसरा साउथ पोल। ठीक है, हमें पता है। आगे बढ़े, हमारे पास अब नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट हेडिंग है चुंबकीय अक्ष क्या होती है।
मैग्नेटिक एक्सिस क्या होती है, मैग्नेट एक्सिस क्या होती है, चुंबकीय अक्ष क्या होती है। चलिए देखिए, तो चुंबक में दो ध्रुव हैं, एक उत्तरी ध्रुव दूसरा दक्षिणी ध्रुव। कुछ नहीं, चुंबक के ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा, चुंबक के ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, चुंबकीय अक्ष कहलाती है। तो ये हो गई हमारी चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय अक्ष। चुंबक के हेडिंग डालेंगे चुंबकीय अक्ष और उसमें परिभाषा लिखेंगे, चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है, फुल स्टॉप। ठीक है, अब इसी से जुड़ी हुई और परिभाषा है, चुंबकीय यामोत्तर क्या होता है, चुंबकीय यामोत्तर, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, चुंबकीय यामोत्तर क्या होता है। चलिए देखिए चुंबकीय यामोत्तर क्या होता है। तो ये हमारी एक चुंबक हो गई, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। चुंबकीय अक्ष के लंबवत गुजरने वाले, चुंबकीय अक्ष के लंबवत गुजरने वाले तल को कहा जाता है चुंबकीय यामोत्तर। चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है और इस अक्ष के लंबवत गुजरने वाले तल को चुंबकीय यामोत्तर कहा जाता है। तो चुंबकीय अक्ष के लंबवत जो तल गुजरता है उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय यामोत्तर, मैग्नेटिक मेरिडियन। नाम दे दें कुछ भी, ए बी सी डी, तो ये क्या है, चुंबकीय यामोत्तर, चुंबकीय यामोत्तर। ये चित्र बनाते चलना आप, ये वाला चित्र बनाने की जरूरत नहीं, चुंबकीय अक्ष में ये चित्र, चुंबकीय यामोत्तर में ये। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। ये हो गया चुंबकीय यामोत्तर। चुंबकीय यामोत्तर के बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, नाम है निर्देशांक रेखा या उदासीन रेखा। निर्देशांक रेखा या उदासीन रेखा क्या होती है वो देख लेते हैं। उदासीन रेखा या इसी को कहते हैं निर्देशांक रेखा, निर्देशांक रेखा ये क्या होती है, चुंबक में उदासीन रेखा या निर्देशांक रेखा क्या होती है। चलिए देखिए, तो ये हमारे पास चुंबक है, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव है हमारे पास, और ये इसकी अक्ष है। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है, हमें पता है ये अक्ष है। अब इस अक्ष का कोई ना कोई सेंटर पॉइंट बिंदु जरूर होगा, या चुंबक का केंद्र बिंदु जरूर होगा, या इस अक्ष का, चुंबकीय अक्ष का केंद्र जरूर होगा। तो चुंबकीय अक्ष के केंद्र से होकर गुजरने वाली लंबवत रेखा को, केंद्र के लंबवत गुजरने वाली रेखा को ही कहा जाता है उदासीन रेखा या निर्देशांक रेखा। तो निर्देशांक रेखा की परिभाषा क्या बनी, चुंबक की अक्ष के, चुंबक की अक्ष के केंद्र से होकर गुजरने वाली लंबवत रेखा को निर्देशांक रेखा या उदासीन रेखा कहा जाता है। ठीक है, या चुंबक की अक्ष के केंद्र के अभिलंबवत गुजरने वाली रेखा को निर्देशांक रेखा या उदासीन रेखा कहा जाता है, फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये परिभाषा हो गई उदासीन रेखा की या निर्देशांक रेखा की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं अपन एक छोटा सा डेरिवेशन है या एक नियम है, कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ की बात कर लेते हैं। कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ, या कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम, व्युत्क्रम वर्ग का नियम, इसकी बात कर लेते हैं। ये क्या होता है, कूलाम्स लॉ क्या है, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या है। तो वैज्ञानिक कूलाम ने दिया है, आवेशों में अपन पढ़ चुके हैं जब फर्स्ट यूनिट पढ़ी थी, सेम वैसा ही है। वो आवेश के लिए था, ये चुंबक में ध्रुव प्रबलताएं होती हैं तो ध्रुव प्रबलताओं के लिए हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए छोटा सा चित्र बना लेते हैं। मान लीजिए किसी दो ध्रुव प्रबलता है, ध्रुव प्रबलता को M1 और M2 से दर्शाते हैं। एक ध्रुव प्रबलता ये है हमारे पास, दूसरी ध्रुव प्रबलता ये है। एक को नाम दिया M1, दूसरे को नाम दिया M2। ये वायु या निर्वात में एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। कितने दूरी पर, r दूरी पर। वायु या निर्वात में एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है।
दो ध्रुव प्रबलताएं हैं, एक m1 है और दूसरी क्या है m2। ये एक दूसरे से वायु या निर्वात में r दूरी पर रखे गए हैं। ठीक है, अब सुनिए, यहाँ पर पढ़ चुके हैं अपन चुंबक की विशेषताओं। अगर दोनों समान ध्रुव प्रबलताएं होंगी, समान ध्रुव प्रबलताएं होंगी तो दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, और असमान ध्रुव प्रबलताएं होंगी तो दोनों के बीच आकर्षण बल लगेगा, यानी बल जरूर लगने वाला। अगर दोनों एक समान होंगी तो प्रतिकर्षित करेंगे, दूर भगाएंगे, प्रतिकर्षण बल लगेगा, और दोनों असमान होंगी तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगी, यानी आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो कोई ना कोई बल जरूर लगने वाला। इसी बल का व्यंजक दिया है कूलाम ने, तो वही कहलाता है कूलाम का नियम। चलिए सुनिए, तो होता क्या है कूलाम का नियम। कूलाम के नियम में हेडिंग डालेंगे कूलाम का नियम। मैं जो बोलने वाला हूं वो आप लोग लिख लेंगे अपनी कॉपी में। कूलाम का नियम कहता है, कूलाम के नियम के अनुसार वायु या निर्वात में स्थित, वायु या निर्वात में स्थित किन्हीं दो ध्रुव प्रबलताओं के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हो गया कूलाम का नियम। क्या है, मैं यहाँ पर लिख दूं, एक बार फिर से बोलता भी जाऊंगा और यहाँ पर लिखता भी जाऊंगा। ठीक है, नियम क्या कहता है, कूलाम के नियम के अनुसार वायु या निर्वात में स्थित किन्हीं दो ध्रुव प्रबलताओं के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, बल को F से दर्शाते हैं, लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों ध्रुव प्रबलताओं के, दोनों ध्रुव प्रबलताओं m1 और m2 दोनों ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी r मानी है के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा व्युत्क्रमानुपाती होता है। फुल स्टॉप। तो यही तो नियम है, फिर से सुन लीजिए। कूलाम के नियम के अनुसार वायु या निर्वात में स्थित किन्हीं दो ध्रुव प्रबलताओं के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फुल स्टॉप। ये तो नियम हो गया। अब डेरिवेशन निकालने के लिए चित्र बना लेना आप लोग कॉपी में, कॉपी में ये चित्र बना लेंगे नीचे। ठीक है, लिख लेंगे, माना कि m1 व m2 दो ध्रुव प्रबलताएं हैं जो वायु या निर्वात में एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तब कूलाम के नियम से F समानुपाती m1 m2 समीकरण नंबर 1 बना देंगे, F व्युत्क्रमानुपाती 1/r² हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब दोनों को मिला के लिख दें समीकरण 1 व 2 से, दोनों ही F के मान है। F समानुपात में क्या है, m1 इंटू m2 का गुणा 1 में करोगे यही आ जाएगा, बटे में व्युत्क्रमानुपात में क्या था r²। ठीक है, तो ये आ जाएगा। F समानुपाती का चिन्ह हटा तो नियतांक आया k की जगह कुछ और भी नियतांक लिख सकते हैं, c वगैरह बनाना हो c वगैरह बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो F बराबर आया k m1 इंटू m2/r²। ध्यान रखना है स्मॉल m बनाना है, ध्रुव प्रबलताएं, कैपिटल M बना दोगे तो चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा वो वहाँ पर। ठीक है, ध्यान से। तो नीचे लिख देंगे जहां k एक नियतांक है, नीचे क्या लिख देंगे, जहां k एक नियतांक है, कांस्टेंट है। चलिए अब दो चीजें, पहली ASI पद्धति में, ASI पद्धति में वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात, वायु या निर्वात मतलब कोई माध्यम ना हो, निर्वात के लिए ये जो k है, k का मान होता है μ0/4π। k का मान कितना होता है, μ0/4π या 10 की घात -7 होता है। k बराबर होता है μ0/4π या 10 की घात -7 होता है। ठीक है, रख दे। इसलिए F बराबर k की जगह मान रखे, दो मान है, एक ये, पहले ये रख दे, तो k की जगह ये वाला रख रहे हैं, तो μ0/4π ये रखा k की जगह, और ये ऐसा ही m1 इंटू m2/r²। ये आ गया बल का व्यंजक, मात्रक बल का ASI पद्धति में न्यूटन होता है, हमें पता ही है। ठीक है, या F बराबर, अब k का मान ये रख सकते हैं, तो k की जगह ये रख दे 10 की घात -7, 10 की घात -7 रखा k की जगह, और ये ऐसा ही
m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर, और बल का एसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन होता है। तो ये बोले चाहे ये बोले, बात एक ही है, ठीक है। ये कौन सी पद्धति में हो गया? एएसआई पद्धति में। दूसरी बात कर लेते हैं सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति में क्या हो जाएगा वो देख लें। सीजीएस पद्धति में वायु या निर्वात के लिए नियतांक जो था के, इसका मान 1 होता है। के का मान 1 होता है, तो 1 रख दें। अब के की जगह 1 रखोगे, 1 का गुणा इसमें करोगे तो ये आ जाएगा, यानी F बराबर आ जाएगा m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। और सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। क्या होता है? डाइन। तो ये हो गया कूलाम का नियम, ठीक है। ये हो गया कूलाम का नियम, बहुत सरल सा है, कुछ नहीं है इसमें। देखिए कूलाम के नियम में कुछ है? इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। चले भी इसी की सहायता से अब एक छोटी सी परिभाषा है वो बना लेते हैं अपन। एकांक ध्रुव की परिभाषा। एकांक ध्रुव की परिभाषा हेडिंग डालेंगे एकांक ध्रुव कि एकांक ध्रुव क्या होते हैं। हेडिंग डालेंगे एकांक ध्रुव। परिभाषा पूछ सकते हैं कि एकांक ध्रुव क्या होते हैं। एकांक ध्रुव कूलाम के नियम का ही उपयोग करेंगे, तो हेडिंग इसमें लिखेंगे कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से F बराबर आया था 10 की घात -7 m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसका उपयोग कर रहे हैं अपन, ठीक है। मात्रक था न्यूटन, यही था। इसमें कंडीशन लगा लेते हैं, यदि m1 बराबर m2 हो, मतलब दोनों ध्रुव प्रबलताएं आपस में समान हैं। अब जब समान दोनों ध्रुव प्रबलताएं हैं तो जाहिर सी बात है प्रतिकर्षण बल लगेगा उनके बीच में। इनका मान m मान लेते हैं। r दूरी 1 मीटर मान लें। वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर ये रखे हुए हैं, और दोनों के बीच में जो बल लगेगा F बराबर 10 की घात -7 न्यूटन का मान लेते हैं। प्रतिकर्षण बल लगेगा 10 की घात -7। परिभाषा एकांक ध्रुव 1 आना चाहिए, उस हिसाब से अपन ने ये कंडीशन मान लिया। पहले भी पढ़ चुके हैं, ये देख लीजिए। तो कूलाम के नियम से ये आया था अपना m1 बराबर m2, दोनों ध्रुव प्रबलताओं के मान एक समान मान लिए, m मान लिए, ठीक है। दोनों ध्रुव प्रबलताओं के बीच की दूरी r का मान 1 मीटर मान लिया अपन ने, 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए, और दोनों के बीच लगने वाला बल F का मान 10 की घात -7 न्यूटन मान लिया अपन ने। तब चलो रख दो, अब F की जगह 10 की घात -7 बराबर 10 की घात -7, ऐसा ही m1 का मान m इंटू m2 का मान भी m अपॉन r का मान 1 का स्क्वायर। गुणा में है, भाग में जाएगा। 10 की घात -7 से 10 की घात -7 सीधा काट दें एक बार। m का गुणा m में करोगे m स्क्वायर, नीचे 1 का स्क्वायर यानी 1 आएगा, तो कोई मतलब नहीं। तो 1 बराबर m स्क्वायर या m स्क्वायर बराबर 1, स्क्वायर हटाएंगे तो करड़ी चढ़ जाएगी, करड़ी के अंदर 1, यानी m बराबर आ जाएगा प्लस माइनस का 1। आ गया, 1 लाना था, आ गया 1, आ गया 1। तो परिभाषा नीचे लिख देंगे, अतः जब दो समान ध्रुव प्रबलताएं, अतः जब दो एक समान ध्रुव प्रबलताएं वायु या निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित हों और उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल 10 की घात -7 न्यूटन का हो, तो वे ध्रुव एकांक ध्रुव कहलाते हैं, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, अतः जब दो एक समान ध्रुव प्रबलताएं वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो और इनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल 10 की घात -7 न्यूटन का हो, तब वे ध्रुव एकांक ध्रुव कहलाते हैं। फुल स्टॉप। या इन्हें एकांक उत्तरी ध्रुव भी कहा जाता है। तो ये परिभाषा हो गई एकांक ध्रुव की, कोई दिक्कत नहीं। कूलाम का नियम अपन ने अभी देखा दोनों ध्रुवों के बीच। अब इसके एक एक नंबर से क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं वो देख लीजिए। अभी F बराबर आया था μ0/4π m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये आया था हमारे पास। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर एक एक नंबर के क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। कंपटीशन में भी ये पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह देगा कि क्या होता है जब दोनों ध्रुव प्रबलताओं के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए। क्या होगा जब दोनों ध्रुव प्रबलताओं के बीच की दूरी
दुगनी कर दी जाएगी तो उनके बीच लगने वाले बल का मान बताइए कितना हो जाएगा। जब दोनों ध्रुव प्रबलताओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तब उनके बीच कितना बल लगेगा उसका व्यंजक बता दीजिए। दूरी दुगनी कर दें, यानी पहले थी r, अब दुगनी कर दें, r का दुगना करोगे 2r, तो रख दो F बराबर μ0/4 m1 इंटू m2। ऐसा ही r की जगह कितना 2r का स्क्वायर कर लो, यही था r स्क्वायर, यही 2r का स्क्वायर, स्क्वायर करोगे खोल लो स्क्वायर, 2r का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर हो जाएगा। यानी F बराबर 1/4 बाहर निकाल लो, 1/4 इंटू μ0/4 m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर, ऐसा ही आ जाएगा। ये तो बल है, यही है बल का मतलब, ये बल है। यानी बल जो लगेगा वो पहले की तुलना में चौथाई हो जाएगा, पहले की तुलना में चौथाई हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। कम ही है चौथाई। मान लो पहले बल लग रहा था 16 न्यूटन का, कितने न्यूटन का 16 न्यूटन का, 16 तो 1/4 इंटू 16, 4 चौको 16, यानी अब 4 न्यूटन का ही रहे बल लग जाएगा। ठीक है, तो जब लंबाई को आप दुगना कर दोगे, बढ़ा दोगे, तो बल का मान कैसा लग रहा है, चौथाई लग रहा है। इस वीडियो में इतना ही ख़त्म कर रहा हूँ, टाइम ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और समझा दूंगा। तो आप ऐसे खुद कर सकते हो, लंबाई दुगनी कर दे, 3 गुनी कर दो 1/9 हो जाएगा, स्क्वायर कर लो, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 16 हो जाएगा, आधी कर दो 1/2, तो 2 का स्क्वायर करोगे 4 बढ़ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसे और भी समझा दूंगा। ठीक है, टाइम खत्म हो रहा है इसलिए खत्म कर रहा हूँ। जय हिंद।